तो चलो भाई, चारों तरफ खुशियों का लहर, चारों तरफ खुशियों का लहर, हर तरफ चलता गुनगान रहे। चारों तरफ खुशियों का लहर, हर तरफ चलता गुनगान रहे और बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, और आप लोग के होठों पर सदा मुस्कान रहे। तो काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और ऑफलाइन में भी मिला, तो बच्चा बोला कि सर पूरा धुआं धुआं कर दिए, पूरा गर्दा उड़ा दिए। जो है 25 नंबर में जो है पूरा एकदम, कई काफी सारे बोला कि 20, कोई बोल दिया कि 22, कोई बोल दिया 23, कोई बोला 25 में 25 सही बनाए। ठीक है, तो आप लोग को जो है फर्स्ट वीडियो दिए थे जिसमें आपका सेक्शन ए, उसमें जो 25 को जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और टिक मरवाए थे। साथ में आपको सेक्शन बी से ऑनलाइनर 1 मार्क वाला जो था उसको हल किए थे। और आज जो है वही सबका डिमांड था कि सर उसको भी मैच करना चाहते हैं, थोड़ा वीडियो बना दीजिए। तो आज जो बाबू हम लोग सेक्शन बी यहाँ जो है शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ है आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ठीक ना। उसमें आपको 6 गो क्वेश्चन का जवाब देना है और सभी क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क का है, ठीक है, तो छोटी 18 नंबर। तो ये सब पूरा भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और लास्ट तक देखना है कि कौन कौन आप आंसर गलत बना के आए हो और कितना नंबर आपका आने वाला है, जरूर बताना। और जो नए लड़के हो, जो देख रहे हो नए सेशन में, जो देख रहे होंगे कि यार कैसा कैसा क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, तो वो भी बाबू पेशेंस के साथ देखना। जब भी वीडियो देख रहे हो तो कलम कॉपी लेके बैठना, ठीक है। तो जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, ठीक है। तो चलो बाबू, तो आज जो 13 फरवरी को एग्जाम हुआ था जैक बोर्ड में, ठीक है, जैक बोर्ड का जो है केमिस्ट्री का आज पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि 3 नंबरिया और 5 नंबरिया, ठीक है। 1 नंबरिया जो है ऑनलाइनर और मतलब आपका जो एमसीक्यू ला करवा दिए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें देखो बाबू, सबका जो है क्वेश्चन देखो इस तरह से काट काट के लाके यहाँ चिपका लिए हैं और साथ में आंसर दे दिए, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास पैसेंस नहीं है। वो बोलता है कि सर धीरे धीरे कैलकुलेशन करते लिखते, तब तक वो वीडियो छोड़ छाड़ के भाग जाता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, आंसर लिखा हुआ है, आपको समझा देते हैं। जो आपको जरूरत है कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पहला था, आप लोग को बताए भी थे, एक वीडियो बनाए थे 8 मिनट का, 8 मिनट का वीडियो जो है कंप्लीट आपको 9 से 10 नंबर दिया। प्ले लिस्ट में एग्जाम से पहले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे कि ये 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, उसी से भैया 5 नंबरिया में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा और साथ साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला। फिर एक नंबरिया में वो सब लिखा रिएक्शन आया था। टोटल 10 नंबर का दे दिया 8 मिनट का वीडियो, ठीक है। तो देखो उसमें बताए थे इंपॉर्टेंट वीडियो, जब फिजिकल केमिस्ट्री बताए थे कि भैया यहाँ पर कोलराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछा है कि स्टेट कोलराउस लॉ। और यहाँ देखो, यहाँ जो है डेल्टा नॉट एम, यहाँ पर आपको जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला था, ठीक है। यहाँ पूरा डाटा दिया हुआ है कि कैप एम नॉट MgCl2 का वैल्यू दिया हुआ है, इतना है। और यहाँ कैप एम नॉट Mg2 प्लस का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो बाबू देखो, सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको देखो यहाँ Cl का निकालने बोला है, ठीक है ना। तो कैप M4Cl आयन का निकालने के लिए बोला गया था। ध्यान से देखो, कोलराउस लॉ किसको कहते हैं, पूरा प्यार से देखो। कोलराउस लॉ ये बोलता है कि कोलराउस लॉ स्टेट डाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन कराने पर जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो होता है इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड कैटायन, ठीक है। तो ये सब डिफिनेशन आपको लिखना था सबसे पहले। उसके बाद क्या करना था कि इस तरह से लिख के दिखा देना था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कोई भी यहाँ को कैटायन है, इसको तोड़ा तो इस तरह से टूटा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको सेकंड में क्या बोला था कि न्यूमेरिकल बनाना है। यहाँ से कैप एम नॉट डेल्टा माइनस आयन के लिए आपको निकालने के लिए दिया था। तो चलो डेटा दे दिया है। सबसे पहले जो जो डाटा दिया था उसको हम लिख लिए। यहाँ कैप एम नॉट MgCl2 का जो है बाबू, इसको देखो सबसे पहले हम लोग इस तरह से ब्रेकअप करवा सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तोड़ने के लिए सिखाए थे, इसको हम तोड़ सकते हैं। उसके बाद देखो हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन में दे दिया था। यहाँ दे दिया था डेल्टा कैप एम नॉट MgCl2 का वैल्यू दिया था 258.67 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यहाँ हम लोग को क्या करना है कि कैप एम मैग्नीशियम आयन का जो है वैल्यू दिया हुआ था 106.0, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ठीक है। अब इसको जब हम लोग तोड़े हैं, यहाँ देखो ऊपर में तोड़े, यहाँ से देखो ध्यान से, जब इसको हम लोग यहाँ तोड़े, जब हम लोग MgCl2 को तोड़े, MgCl2 को जब हम लोग तोड़े बाबू, तो ये कैसे टूटा, ये हम लोग का टूटता है
Mg में 2+ और Cl2 में, ठीक है, 2 Cl में माइनस, इस तरह से टूटा। तो आप लोग को इसको लिखने के लिए सिखाए थे कि अगर आप लिखना चाहते हो मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला में, तो लिखना है केप M या मोलर कंसंट्रेशन Mg+2 आयन, ठीक है, प्लस जो आपका ये वैल्यू रहता है, ये वाला इधर लिख दिए, ठीक है, जो ये वैल्यू रहता है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिया जाता है, इसको बाहर कर लिया जाता है और यहाँ लिखते हैं केप M नॉट और Cl माइनस। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था, इस तरह से हम लोग तोड़ लिए MgCl2 को और इस तरह से लिखें। और लिखने के बाद बाबू देखो क्या करना है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में इसी का Cl माइनस का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। तो इसको हम लिख लिए सबसे पहले, इसीलिए सबसे पहले तोड़े, उसके बाद लिख लिए। ये आपका 2 मोल था, तो यहाँ लिख दिए 2 मोल Cl, ये वाला। उसके बाद यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ से निकाल लो, जो आपका डेटा दिया था 258.6 और माइनस 106 करके 152.6 निकाल लिए। और उसके बाद अब देखो यहाँ से हम लोग को केप M नॉट और Cl का वैल्यू निकालना था। तो जो अभी आपका निकला माइनस करके उसे डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि यहाँ देखो 2 है इसके पास, तो 2 से डिवाइड कर दिए, टोटल आ गया 76.37 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और फाइनल आपका आंसर ये आ चुका है। तो किसका किसका एक आंसर सही बना था कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो बाबू ये अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फ्लोइंग आयंस। मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है भैया आप लोग को बोले थे, देखो ये पहला दे दिया है कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, इस पे 2+ दे दिया है, और साथ में आपको दे दिया जिंक पे 2+, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, और आपका क्रोमियम में दे दिया है 2+, ठीक है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले बोले थे कि बाबू जब भी आप लोग को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको क्या करना है कि आपको जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, पहला एक करके बना रहे हैं। क्वेश्चन पहला का टाइटेनियम का होता है 22, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d2, आर्गन इसका होता है 3d2, यहाँ हम लोग लिख दिए। देखो यहाँ थोड़ा छूट गया है, 2 यहाँ पर छूट गया भैया, यहाँ पर 2 लिख लेना, आर्गन 4s2 3d2, ठीक है। तो यहाँ टाइटेनियम में 2+ लिखेंगे। तो देखो अब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ देखो 3d2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं, बड़ी सेल से। तो बड़ी सेल में टाइटेनियम में 2+ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ 4s2 से निकाल दिए, तो क्या बचा, आर्गन 3d2 बचा। उसके बाद इसका ऑर्बिटल डायग्राम छाप लिए, डी का 5 ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला हम लोग जानते थे कि √n+2bm, ये वाला। उसके बाद हम रख दिए n की जगह में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए, टोटल 2 था, तो n जहां जहां था 2 बाबू पुट कर दिए और हल किए, √8 आया, और √8 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो होता है 2.83 bm होता है, ठीक है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतने वैल्यू रहता है, बस ये बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आंसर निकाल लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया था जिंक में 2+, देखो यहाँ दूसरा आंसर बना रहे हैं। पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साफ सुथरा लिख लिए, इसका 30 होता है, आर्गन 4s2 3d10, आर्गन मैंने 18, 18 और 2 20 और 10 30, ठीक है। उसके बाद जिंक में 2+ का निकालना था, तो यहाँ से 2 निकाल दिए बड़ी ऑर्बिट से, बचा 3d10। जब इलेक्ट्रॉन भरे तो देखो डी जो आपका ऑर्बिटल है कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गया, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगा दिए, जहां जहां n था वहां वहां 0 पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 पुट कर दिए, फाइनली अपना मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 निकल गया। उसी तरह से देखो सी में पूछ ले था क्रोमियम में 2+ में, तो क्रोमियम में 2+ निकालने के लिए सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो क्रोमियम का, इसका होता है कितना 24, तो लिखेंगे 3d। देखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो आपका आया होगा आर्गन, इस तरह से आया होगा, आपका आया होगा आर्गन, उसके बाद 4s2 3d4, तो आपको बोले थे कि इसको चेंज कर लेना 4s1 और 3d5 में, ठीक है। क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग चेंज कर लिए तो ये बन गया फाइनली आपका इस तरह से, ठीक है, 3d5 4s1। उसके बाद क्रोमियम में 2+ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दिए, बड़ी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने, 3d5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो फाइनली आपका बच गया 3d4, ठीक है, आर्गन 3d4। उसके बाद क्या किए, ऑर्बिटल इसका 5 को होता है, 1 2 3 4 5 को छापे, 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों में डाल दिए, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 4 हुआ, इसलिए वैल्यू निकल गया n बराबर 4। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट में फिर से बाबू इस फार्मूला में हम लोग डाल दिए, जहां जहां n था वहां वहां 4 पुट कर दिए, ठीक है। और फाइनली आपका जो आंसर निकल गया वो 24 bm, यानी कि आपका 4.90 bm। तो किसका किसका सही है कंप्लीटली जरूर बताना। चलो अगला क्वेश्चन जो है बाबू देखो इसमें दिया है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि राइट द स्टेप, ओके, राइट द स्टेप प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है फ्रॉम क्रोमाइट आयन,
क्रोमाइट और, क्रोमाइट और से पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, K2Cr2O7 कैसे बनाओगे, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए बोला था। चलो बाबू ये आपको बताए थे जब डी एंड एफ लोग पढ़ा रहे थे उस टाइम वही बोले थे कि या तो KMnO4 या तो K2Cr2O7 ला प्रिपरेशन या फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिएक्शन था एसिडिक मीडियम में, दो चीज में एक चीज आएगा। देखो प्रिपरेशन आ गया ना। आप देखो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले चलो आंसर लिखते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ लिख दिए आंसर में, सबसे ऊपर में लिख दिए प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहला स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब यहाँ क्या है कि क्रोमाइट और क्रस्ट, सबसे पहले क्रोमाइट ओर को आपको क्रस्ट कर लेना है, मतलब उसको गूंद लेना है, उसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है। कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा इम्प्योरिटी को हटा लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, रोस्टिंग विथ Na2CO3, फिर इसको रोस्ट करना है। कंसंट्रेटेड ओर को जो रोस्टिंग करेंगे एयर के साथ तो यहाँ बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट, ये लिखना था। तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पर देखो आयरन क्रोमाइट और को जो है हम लोग सबसे पहले क्या किए, Na2CO3 के पास एयर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ बन गया Na2CrO4 प्लस यहाँ Fe2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और यहाँ जो आपका बना है Na2CrO4 ये येलो कलर का बन गया। ठीक है, येलो कलर में बदल जाएगा। उसके बाद क्या करना है स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्या किया जाता है, जो आपका बना है यहाँ पर जो आपका बना है सोडियम क्रोमेट, जो आपका सोडियम क्रोमेट बना है उसको कन्वर्जन करवाते हैं। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमाइट, इसमें कन्वर्जन कराते हैं अगला स्टेप में। इसमें क्या होता है, जो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, इसको हम लोग एसिडिफाइड करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब हम लोग Na2CrO4 को H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से बन जाता है Na2Cr2O7। ठीक है, और ये आपका ऑरेंज कलर का बन जाता है, और साथ साथ में आपका यहाँ देखो सोडियम सल्फेट और वाटर भी बनता है। ठीक ना, उसके बाद देखो लास्ट फाइनल स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि KCl के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, देखो Na2CrO4 को KCl के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से बन जाता है K2Cr2O7 प्लस NaCl, और ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देता है हम लोग को। ठीक है, तो फाइनल तो क्या होता है स्टेप नंबर 4 में, फाइनल ऑरेंज क्रिस्टलाइन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑब्टेन। तो इस तरह से हम लोग का K2Cr2O7 बन जाता है। आई होप आप लिखे होंगे और इसको नोट कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो 38 नंबर क्वेश्चन, राइट द फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बाबू फार्मूला लिखने पूछ दिया। बहुत बार क्या करता था कि भैया फार्मूला देके नाम पूछता था, अभी नाम देके फार्मूला पूछ लिया। तो चलो सबका यहाँ लिख लिए। क्वेश्चन नंबर ए में आपको पूछ लिया था टेट्राएमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3, ये वाला आपको क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देखो इस तरह से आप लिखे होंगे। ठीक है, इसको पूरा कैसे लिखा जाता है आप लोगों को सिखाए थे। ठीक है, अगर आप लिखने नहीं जानते हो तो जाके प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, पूरा बच्चा जैसा सिखाए। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था बी नंबर में पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, इसको पूछा था। देखो इसका फार्मूला इस तरह से बनता है K3Al C2O4 एऑल थ्राइस। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में पूछला था टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, ये वाला देखो, तो इसमें हो जाएगा ZnOH के होल 4 2-। तो आंसर मैच कर लो, देख लो कि आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, ताकि आपको रिजल्ट आने से पहले पता चले कि भैया हम जो सही बनाए थे। अगर आपका नंबर में छेड़छाड़ हुआ, काट कूट हुआ, तो आप जाके कॉपी रिचेक करवा सकते हो। इसीलिए देख लो कि आपका कितना नंबर आने वाला है, और अगर फाइनल टेप में अगर आंसर आपका कम आ गया तो जाके लड़ जाना जैक बोर्ड वाला से, बोलना कि भैया हम सही एकदम बनाए थे। एकदम आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, इसीलिए सोचे वीडियो बना देते हैं रिजल्ट आने से पहले, ताकि सभी बच्चा अपना मैच करके रखे कि कितना नंबर आने वाला है। अगर बहुत सारे जो कमजोर बच्चा रहता है ना उसका नंबर ज्यादा आ जाता है, जो तेज रहता है उसका नंबर कम आ जाता है, क्योंकि कॉपियां जैसे तैसे चेक होता है। तो आप सोच लो, ठीक है, उसके बाद जाके धमाल करना। चलो 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा बाबू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट को बनाना है। आपको बताए थे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं तो क्या बनता है। तो देखो बाबू आप लोग को बताए थे कि जब भी हम लोग फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं और हीट करते हैं तो हम लोग का बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन, और यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था वो CH3 यानी कि एनिसोल का रिएक्शन जो है आप करवाते हो कॉन्क
HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ तो क्या बनता है? आप लोग को बताए थे कि जहां सब दुइयो दिख गया, जहां पर भी सब दुइयो दिख गया तीरा पर कॉन्क HNO3 और इसके साथ साथ में कॉन्क H2SO4 तो ऐसा दुइयो मिलके हम लोग को देता है NO2 प्लस आयन नाइट्रोजन में, और यह जाके बेंजीन पर चिपकाना रहता है। अब क्या है कि जो आपका एनिसोल है, एनिसोल के पास जो ईथर ग्रुप है OCH3 जो है बाबू, इसके पास देख सकते हो कि दो लोन पेयर है। अब दो लोन पेयर जब है तो क्या करता है कि जब ये रिजोनेंस करता है तो ये लोन पेयर बाबू उतरता है बेंजीन में और आपका ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आपका जो NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बना है, एक बार आपको ऑर्थो पर चिपका देना था और एक बार आपको पैरा पर चिपका देना था। तो वही काम देखो यहाँ किए हैं। एक बार देखो, एक बार पैरा पोजीशन पर चिपका दिए NO2 को और एक बार बाबू ऑर्थो पोजीशन पर चिपका दिए। आई होप आप सही बना के आए होंगे। चलो अगला रिएक्शन है यहाँ पर तीसरा, देखो तीसरा दिया था कि यहाँ पर एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाना था रेड फास्फोरस Cl2 और दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाना था, पानी डालना था। देखो बाबू ये जो रिएक्शन है इसको सिखाए थे हेल्महोल्ट्ज-ज़ीलिंस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-ज़ीलिंस्की रिएक्शन इसमें बोले थे कि अल्फा हाइड्रोजन के पास एक क्लोरीन को हटाना है, रिमूव करना है। तो देखो यहाँ से देखो ये सबसे पहले ओपन करके इसको लिखने के लिए आप लोग को सिखाया गया था। चलो मिटा लेते हैं, तो थोड़ा सिखा देते हैं, ऊपर थोड़ा मिटा के सिखा देते हैं ताकि आप कहाँ गलती किए हो थोड़ा एहसास होना चाहिए। नंबर कम आया तो जाके आग लगा दो, आग मत लगा देना, जब जबरदस्ती पेट्रोल मत लेना बाबू। आग लगा, कॉपी रीचेक करवाना, आग लगा दो मतलब ये मत सोच लेना कि जाके आग ही लगा देना है। ठीक है, चलो तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ दिया था आपका CH3COOH और यहाँ तीला पर दिया था पहला में रेड फास्फोरस और यहाँ Cl2 और यहाँ 2 नंबर में दिया है H2। आपको बताए थे, इसको ओपन कर लो। यहाँ से किससे लिखाएगा CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि Cl2 CH2H इस तरह से लिख सकते हैं ना। उसके बाद जो आपका रेड फास्फोरस के पास जो Cl2 है, यहाँ से एगो Cl, यहाँ से आपका एगो Cl और एक यहाँ से H, यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ होता है माइनस HCl। ठीक है, यहाँ से HCl बाहर निकला और ये क्लोरीन जाके यहाँ फाइनली चिपक जाता है और फाइनली आपका आंसर बन जाता है CH2 या Cl और यहाँ आपका बन जाता है COOH। इस तरह से इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-ज़ीलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, आप लोग को सिखाए थे। तो देखो यही यहाँ काम हुआ है। एसिटिक एसिड को जब रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएं तो देखो अभी बनाने सिखाए कि CH2 COOH Cl और HCl निकल गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द कन्वर्जन कैसे ये सब बनाओगे। बहुत इजी। अब जो है ना इस परीक्षा में 2000 आपका जो 26 का परीक्षा है, इतना इजी कन्वर्जन दे दिया, हम कभी सोचे नहीं थे। हमको लगा था कि हार्ड देगा, लेकिन हम लॉलीपॉप लखन दे दिया, एकदम लॉलीपॉप लखन, पूरा आसान दे दिया भैया। हम सोचे थे हार्ड पूछेगा, लेकिन इतना लॉलीपॉप। अगर इतना आसान नहीं बना के आप आए हो तो भैया लानत है आप पर। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले क्या किया था बबुआ, देखो ध्यान से देखो यहाँ क्या किया है कि आपको बोल दिया कि आपके पास क्वेश्चन में बोला था कि ब्यूटेन 2 ऑल है। तो सबसे पहले बोले थे कि जब भी कन्वर्जन को आपको बनाना रहेगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो ये बोलता है ब्यूटेन, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 पर ऑल। तो 1 नंबर 2 नंबर पर आपको OH लगाना था और आपको क्या करना था, बोले थे कि हाइड्रोजन पूरा कर दो। 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, 1 बॉन्ड बनाया तो इसको हम लोग 3 हाइड्रोजन देंगे। अब ये बोल रहा है कि ब्यूटेन 2 ऑल से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन 2 1 मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पर जाना है। और आपको बताए थे कि बाबू सबसे पहले यहाँ गौर से देखो, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ल है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ल है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। और बोले थे कि अगर तो इधर देखो, इस साइड में देखो, यहाँ क्या बन गया है, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। आपको बोले थे कि जब भी अल्कोहल से कीटोन में जाना है या एल्डिहाइड में, तो ऑक्सीडेशन करवा देना। ठीक है, तो यहाँ आपको ले लेना था H प्लस K2Cr2 7 तीरा पर, या फिर नहीं तो H प्लस KMnO4 ले लेना था। ठीक है, और नहीं तो आप PCC भी ले लेते तो ये भी आपका काम कर देता। कुछ भी ले लेते ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका काम हो जाता। तो यहाँ तिरवा पर लेना था ये वाला, और आपका फाइनली बन जाता। तो देखो यहाँ आंसर लिख के दिखाए हैं कि पहला आंसर कैसे होगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ब्यूटेन 2 ऑल, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लेता, तो आपका ये ब्यूटेन 2 1 में आपका बदल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिखाया गया है बाबू। उसके बाद देखो दूसरा नंबर में दिया था, दूसरा नंबर में कि क्लोरोमीथेन से आपको इथेन में जाना था, यानी कि एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना था। तो आप लोग को बताए थे कि जब भी अल्काइल हैलाइड के साथ बोल दिया नंबर ऑफ मतलब
कार्बन को हायर करना है तो आपको ऊर्ध्व रिएक्शन करवाना था। तो क्लोरोमीथेन का फार्मूला होता है CH3Cl और इसको सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो NaCl यहाँ लेके भाग जाएगा, यहाँ 2 से बैलेंस कर लेना, 2NaCl यहाँ लेना है, ठीक है। तो यहाँ 2NaCl लोगे तो यहाँ से 2Na 2Cl यहाँ से बाहर निकलेगा कंप्लीटली और आपका CH3 दो बार बचा, ये दोनों आपस में जुड़ के बना लेगा CH3CH3। तो ये ऊर्ध्व रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, बोल रहे थे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगला जो है COCl, यहाँ बोला है कि बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड को आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे? तो देखो बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला है, बेंजीन की मुड़िया पर जब COCl लगता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बाबू इसको बोले थे कि रोजनमुंड रिडक्शन करवा देना, हाइड्रो H2 PdBSO4 के प्रेजेंस में करोगे तो ये डायरेक्ट आपका एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, यहाँ पूछा है राइट द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको बोले थे कि ग्लूकोज वाला जो चैप्टरवा है ना, यहाँ से 3 नंबर में आपको या तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछ लेगा या तो फिर आपको बोले थे केमिकल रिएक्शन पूछ लेगा कि ग्लूकोज का HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है, चाय के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, ये दुइयों बताए थे। लेकिन वो ना पूछ के भैया आप लोग को हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछ लिया था। लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें आपका जो सीरीज में VBI वाला जो प्लेलिस्ट बनाए थे उसमें बताए भी थे कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट वाला आएगा और नहीं तो आपका भैया वो केमिकल रिएक्शन लाएगा। देखो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट वाला आ गया बाबू। यहाँ से देखो सबसे पहले आप लोग को सिखाए थे कि जब हम लोग लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। देखो लैक्टोज का फार्मूला क्या है, C12H22O11। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब हुआ पानी से रिएक्शन करवाना। जब पानी से रिएक्शन करवाओगे तो C6H12O6 और C6H12O6 में टूट जाता है। एक का नाम कहलाता है ग्लूकोज, एक का नाम कहलाता है गैलेक्टोज। देखो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में पूछ दिया था कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा, सुक्रोज का। तो सुक्रोज का फार्मूला भी सेम है, जो लैक्टोज का होता है फार्मूला वही होता है आपका भैया सुक्रोज का, वही फार्मूला होता है आपका माल्टोज का, ठीक है। सबका फार्मूला सेम है, C6 C12H22 और 11। जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेम प्रोडक्ट भी बनता है सब में, लेकिन नाम अलग अलग लिखाता है। जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से हम लोग का बनता है C6H12O6 C6H12O6। एक का नाम कहलाता है ग्लूकोज और दूसरा का नाम कहलाता है फ्रुक्टोज, ठीक है। उसी तरह से जब आप माल्टोज का रिएक्शन करोगे C6H12O6 और C6H12O6 में टूटता है और ये एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा भी बनता है ग्लूकोज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ दिया राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग, इसका नाम लिखने के लिए दे दिया आयुपेक नेम। तो आयुपेक नेम लिखने के लिए एकदम बताए थे कि बाबू पूरा एकदम लॉलीपॉप जैसे एकदम फाड़ चिड़ के आना। उसमें बोले थे कि सबसे पहले क्या करना, जब भी आयुपेक नेम लिखना है तो आपको सिखा के भेजे थे कि पहला काम करना कि लंबा चेन चुनना, कार्बन और कार्बन के बीच में लंबा चेन चुनना। उसके बाद बोले थे कि भैया 2 नंबर में आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग, NUBERING, नंबरिंग करना। और नंबरिंग करने के लिए बोले थे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक रहेगा वहां से स्टार्ट करना गिनती। फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो फिर डबल बॉन्ड देखना, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा ट्रिपल बॉन्ड देखना, और वो भी नहीं रहेगा तो ब्रांच देखना कि ब्रांच कहाँ से नजदीक है, वहां से नंबरिंग होगा। और 3 नंबर में आपको बोले थे कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स बेटा लगा देना, ठीक है। तो ये काम आप लोग को सिखा के भेजे थे हम ऑलरेडी। अब देखो आयुपेक ने भी पूछ दिया था, तो देखो सबसे पहले पहला दिया है यहाँ पर PH CH डबल बॉन्ड CH और CHO। देखो जब इसको ओपन करके लिखोगे ना बाबू तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से छपाएगा। पीएच का मतलब होता है बेंजीन, फिनाइल, पीएच का मतलब होता है फिनाइल। जब इसको लिखोगे तो इस तरह से बनेगा। आप लोग को बोले थे दूसरा स्टेप में क्या करना है, नंबरिंग करना है। कहां से, जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक था तो फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ अल्डिहाइड नंबरिंग आप लोग को यहाँ से करना था। इसको मानना था 1, इसको 2 और इसको 3, ये मान लोगे तो देखो ये ब्रांच बन गया। 3 नंबर पर फिनाइल लटक गया है तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 नंबर पर फिनाइल। टोटल कार्बन की संख्या कितना था, 3, तो प्रोप, ठीक है। और 2 नंबर पर डबल बॉन्डेड था, 2 पर EN और 1 नंबर पर अल्डिहाइड, 1 पर अल। तो इस तरह से आपका नाम लिखा जाता है। देखो यहाँ झाप झूप के लिखले दिया था बाबू। आप लोग को बोले थे जो डब्बा में पेक रहता है मूड़ी पर चढ़ाता है, तो डब्बा में देखो ये पेक है CH3 2 बार, तो इसको कार्बन के एक बार ऊपर एक बार नीचे चढ़ा देता। तो नीचे चढ़ा दिए तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ छपा गया इस तरह से। जब इसका मूड़ी पर चढ़ाएं तो स्ट्रक्चर इसका छपा गया इस तरह से। उसके बाद बोले थे कि आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि आपको लंबा चेन चुनना है। लंबा चेन चुन लिए, ये वाला है। उसके बाद दूसरा क्या काम था, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग यहाँ से करोगे तो यहाँ से 1, 2 नंबर में पहला ब्रांच बैठा, इधर से 2 में बैठा है, नंबरिंग यहाँ से होगा 1, ये वाला 2 और ये वाला आपका बन जाता 3। उसके बाद देखो 1 पर ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, तो देखो यहाँ लिखा है 1 पर ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, उसके बाद प्रोपेन। तो इस तरह से आप नाम लिख के आए होंगे, मजा आया होगा आपको। उसके बाद देखो इसमें जो है अगला क्वेश्चन दिया था, यहाँ देखो इसका नाम दिया है, ऊपर में COCH3 है, यहाँ OH लिखा है, इसका नाम क्या है। तो भैया इसका नाम आप लोग को बताए थे,
कि वो जो सीनियरिटी टेबल जब बताए थे, आलिया की शराबी थी अम्मी, आप लोग को ट्रिकवा बताए थे कि आलिया की शराबी थी अम्मी। आलिया जो है, आलिया मान मत लेना, आलिया जो पीती होगी, क्या है, हीरोइन है, तो इसका पीती होगी, तो ठीक है। तो इसका मम्मी जो थी, आलिया की मम्मी थी, वो थोड़ा ले लेती थी, कभी कभी एक दो पेक लिया करती थी, है ना। जकर मैया हीरोइन होकर बेटियों हीरोइन, है कि नहीं। जकर बेटिया हीरोइन होकर मैया हीरोइन रहेगा जरूरी नहीं, लेकिन जगह मैया हीरोइन बेटियों हीरोइन। तो अगर मैया दो पेक ले रही थी तो बेटियों दो पेक ले लेती थी, कहानी बनाए हैं। अब लेती है कि नहीं लेती है उसी से पूछना कमेंट करके, ठीक है। तो बोले थे कि आलिया की शराबी थी अम्मी, माने अल्डिहाइड कीटोन, आलिया की शराबी थी अम्मी, टेबल में आपको सिखाए थे। आलिया माने अल्डिहाइड, उसके बाद की आलिया की शराबी माने अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्डिहाइड कीटोन में देखो हम लोग का, यहाँ देखो, यहाँ बेंजीन में कौन कौन है, एक मेरे पास कीटोन है और एक अल्कोहल था, तो इससे ऊपर में जो रहता है वही बनता है हीरो, तो कीटोन हीरो बन गया, तो ये हीरो बन जाएगा। और बेंजीन में जब COCH3 लटकता है तो इसका नाम हो जाता है एसीटोफिनोन। और जब अल्कोहल ब्रांच बनता है तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी, तो वही लिख दिए कि 2 नंबर पर है हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो इस तरह से आपको नाम लिखना था। चलो अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए हैं, 5 नंबरिया में बाबू। सेक्शन सी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन का आपको इसमें जवाब लिखना था 250 वर्ड में, ठीक है। टोटल जो है आपको 6 क्वेश्चन यहाँ दिया जाता है, लेकिन 4 का जवाब लिखना होता है। तो 5 अगर 55 नंबर का रहता है, 4 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 20 नंबर का यहाँ टोटल रहता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया था, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज लेबोरेटरी वर्क आरसेट परसेंट नाइट्रिक एसिड बाय मास, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द मोलरिटी सच या सैंपल ऑफ द एसिड, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 8.540 ग्राम पर मोल, ये आपको दे दिया था। और ये बाबू आप लोग को जो है कहाँ से, सॉल्यूशन चैप्टर से ये पूछ लिया गया, कहाँ से पूछ लिया गया, सॉल्यूशन चैप्टर से, मोलरिटी निकालने के लिए। तो देखो जो जो दिया था पहले हम लोग अलग करके लिख दिए कि गिवन कंसंट्रेशन दे दिया है आरसेट परसेंट वेट बाय वेट किसका, नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद डेंसिटी आप लोग का दिया था, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया था 8.540 ग्राम पर मिलीलीटर। उसके बाद देखो आगे क्या दे दिया है, यहाँ मोलर मास आपको यहाँ दिया हुआ है 63, तो 63 लिख दिया मोलर मास, है ना, 63 मास लिखा गया है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि मोलरिटी निकालना है, ऊपर में सारा जो डेटा दिया था उसको लिख दिए। उसके बाद देखो स्टेप 1 में क्या किए कि आरसेट परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, आरसेट परसेंट ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आरसेट परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब होता है कि आरसेट ग्राम जो है HNO3 वो आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या किए कि जो था भैया कन्वर्ट मास टू वॉल्यूम, मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिए जो डेंसिटी आपको दिया था उसके दम पर। तो देखो हम लोग जानते हैं आप वॉल्यूम मान लिए इसका 100 ग्राम, इसका वॉल्यूम मान लिए। और वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम में हम लोग को फाइंड करना था, वॉल्यूम निकाल लिए, तो ये वाला यहाँ ले गए, ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ ले गए, डेंसिटी नीचे लाए तो बन गया वॉल्यूम बराबर डेंसिटी बटे मास। और यहाँ देखो 100 दिया था, 100 हम लोग मान लिए हैं, और 1.54 दिया था, इसको हल करोगे आ जाएगा 64.93, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किए, जब ये 64 पॉइंट इतना आया ml में, तो इसको हम लोग लीटर में बदल लिए, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या किए हैं कि 64 ग्राम में आया था, इसको 64 मिलीलीटर में, उसको जब हम लोग लीटर में बदल लिए तो आ गया 0.06493 ये आया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट मोल, मोल निकाल लिए, थोड़ा मोल निकाल लिए। और मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास जो है भैया हम लोग को आरसेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आरसेट, और यहाँ देखो इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा 63। तो एक बार में भागा लगेगा, इतना आपका आएगा। और हम लोग लास्ट स्टेप में जो मोलरिटी निकाल दिए, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, और ये निकाल दिया। फाइनली इस फार्मूला में जो वैल्यू को पुट किए और 16.62 आपका आंसर आना चाहिए। तो आप लोग को आंसर मैच करवा रहे हैं, कैसे कैसे आप रिएक्शन बनाए होंगे स्टेप बाय स्टेप सिखा दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, यहाँ बोला है डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ को आप लोग को डिफाइन करना है। और यहाँ कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल, और एक सेल आपको दे दिया है जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस में जा रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। और इसमें कुछ डेटा भी दे दिया कि ई नॉट जेड एन में 2 + जेड का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये आपको दिया हुआ है। और इसमें दिया है आपको सिल्वर का भी। तो सबसे पहले भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ ऑफ या सेल इज
द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब नो करंट पास थ्रू द सर्किट, सेल या तो सर्किट, थ्रू द सेल या फिर सर्किट, जब सर्किट या सेल के द्वारा करंट नहीं पास हो रहा है उसके बीच का क्या होता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई होप आप इस तरह से लिख लिए होंगे। डिफिनेशन सबसे पहले डिफाइन करना था, उसके बाद स्टेप 2 बी नंबर में क्या करना था, कैलकुलेट करना था ईएमएफ ऑफ द सेल का। तो देखो यहाँ जो दिया था डेटा, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर लिख लिए, जो डेटा दिया था वो सेकंड स्टेप में उसको लिख लिए। आप क्या किया स्टेप में, फाइंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, उसके बाद इस फार्मूला में हम लोग को जो दिया हुआ था उसको वैल्यू यहाँ से रख दिए 1.56 आ गया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या किए कि राइट ओवरऑल रिएक्शन, पूरा इस रिएक्शन को हम लोग लिख लिए और हम लोग को यहाँ पता चला कि जिंक से जिंक 2 में जाने के लिए 2 आयन चाहिए। कितना चाहिए, 2 आयन को आपको लॉस करवाना होगा। ठीक है, यहाँ से तो एन का वैल्यू हम लोग का निकल गए, एन का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद अप्लाई कर दिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किए 298 केल्विन में। इसका फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट, और रिएक्शन कोसेंट हम लोग जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं, प्रोडक्ट में एक्वस मीडियम में जो रहता है उसका बाय एक्वस मीडियम में हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख दिए। जिसका वैल्यू था वो वैल्यू हम लोग यहाँ सबसे पहले पुट पार्ट कर दिए और इसको जोड़ घटा गुना भागा करने के बाद आपका यहाँ से 1000 फाइनली निकल गया। ठीक है, 1000 निकला। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 में क्या किए, ये जो वैल्यू निकला इसको हम इस नस्ट इक्वेशन में पुट कर दिए। ई नॉट सेल बराबर यहाँ देखो यहाँ सब पुट पार्ट हम लोग कर दिए। ठीक है, और log 3 का वैल्यू आपका हो ना, log 1000 का वैल्यू हो जाएगा 3 और जो था कुछ यहाँ रख के पुट पार्ट किए, जोड़ घटाव किए, कैलकुलेशन किए, फाइनली आपका आंसर 1.47 वोल्ट निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से निकल गया। तो आंसर मैच कर लो कि 5 नंबर ये आपका कैक सही है। ठीक है बाबू, छौग था। देखो अगर बहुत सारा बच्चा को लगता है ना फिजिकल हमको नहीं बनता है भैया, नहीं न्यूमेरिकल बन रहा है, तो वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका जो नेमिंग रिएक्शन रहता था स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वो तो लॉलीपॉप आया था, और साथ में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका जो 5 नंबर ये घायल था, वो जो कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है उसको, वो भी तो लॉलीपॉप था। तो आप बनाइए लोगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में देखो केमिकल काइनेटिक्स से कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, ये सब पूछते रहता है। डिफरेंशिएट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में आपको डिफरेंशिएट लिखना था और बोलना था मेंशन द फैक्टर, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन मतलब इफेक्ट करता है। तो मोलरिटी, ऑर्डर और मोलरिटी के बीच में सबसे पहले यहाँ लिख दिया रहता है, 3 नंबर यहाँ से मिल जाता है, 2 नंबर में उसका वो मिल जाता है फैक्टर इफेक्टिंग से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक साइड में मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन लिख दिया रहता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या रहता है कि ऊपर में जो रहता है ना पावर में, उसको अल्जेब्रिक सम को जोड़ देते हैं तो ऑर्डर कहलाता है। और मोलिकुलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ reactant molecule colliding together simultaneously on the elementary reaction। उसमें क्या रहता है कि कितना आपका पार्टिसिपेट रिएक्शन में कर रहा है। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या था इसका लिख दिया रहता है डिफरेंस में कि द ऑर्डर ऑफ या रिएक्शन इज जनरली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली जो होता है 1 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपका जो मोलिकुलरिटी है बाबू कभी भी नेगेटिव उगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा एगो होल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर या तो होल नंबर, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, फिर अगला डिफरेंस लिखना था। तो यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ द जो रिएक्शन है में वेरी विथ प्रेशर और कंसंट्रेशन के साथ ये वेरी कर सकता है, लेकिन जो मोलिकुलरिटी जो रहता है, ठीक है, आर इनवेरिएंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेशर टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता मोलिकुलरिटी में। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आपको लिख देना था, ऑर्डर ऑफ या रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। मतलब जो है हम लोग ऑर्डर रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और मोलिकुलरिटी ऑफ या रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं हम लोग थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से लिखा रहा था, 3 नंबर आपको यहाँ से मिलता। उसका क्वेश्चन नंबर बी में देखो पूछा था मेंशन फैक्टर ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से देखो कौन कौन फैक्टर जो है केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसको बी में लिखना था। तो सबसे पहला था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट आर फास्टर देन कोवेलेंट। अगर आयनिक रिएक्टेंट लोगे तो ये ज्यादा फास्ट करेगा कोवेलेंट रिएक्टेंट से, आयनिक वाला ज्यादा रिएक्शन करेगा, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट। देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। जैसे समझो कि बर्फ का पिघलाना, आप हाथ में बर्फ ले लिया, अभी देखो गर्मी गर्मी का मौसम आ रहा है, आप सभी लोग आइसक्रीम खाओगे, अब आइसक्रीम जब ठंडा में लेके आइसक्रीमिया खड़ा रहोगे तो धीरे धीरे पिघलेगा, लेकिन यह धूपा में सूरज के प्रकाश के नीचे लेके जाके आइसक्रीमिया खड़ा रह जाओगे तो क्या होगा, पूरा स्पीड से पिघलने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ दिया तो केमिकल रिएक्शन तेजी होने लगा, है ना। यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो इंट्रोपी है यानी कि रैंडमनेस जो है वो दूर दूर जाने लगा। जब सॉलिड रहता है, तो क्या रहता है कि सॉलिड में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा लद्दा ऊपर एक दूसरा में चिपकल रहता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है कि इसका पार्टिकल जो दूर दूर चला जाता है और इसका रैंडमनेस बढ़ जाता है, इंट्रोपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तीसरा था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करता है केमिकल रिएक्शन पर, देखो, स्पीड अप रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। कैटलिस्ट का काम क्या है कि भैया रिएक्शन को, जो रिएक्शन तेज हो रहा है उसको थोड़ा मिनिमम कर देगा, मेंटेन कर देगा, या तो नहीं हो रहा है उसको तेज कर देगा, लेकिन ये कोई भी कंसंट्रेशन पर आपका कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट स्पीड अप रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को स्पीड कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, बिना कुछ कंज्यूम किए। देखो अगला चौथा लिखना था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे, हाईली कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर में आपको डिफाइन करना था, 3 नंबर मिलता, और ये फैक्टर इफेक्टिव लिखते तो 2 नंबर आपका मिलता। चलो क्वेश्चन नंबर 46 आ गए हैं। यहाँ पूछा है कि FeH2O के होल 6 ऊपर में 3+ दिया है, इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक वर्सेस FeCN के होल 6 3-, क्यों है सो, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो देखो बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना था कि सबसे पहले आपको लिख लेना था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे दिया है आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते तो आपका +3 आ जाता, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे आयरन का इस तरह से, आर्गन 4s2 3d6, तो यहाँ से निकलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 5 निकलेगा। लेकिन देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 निकलेगा और इसके पास क्या है बाबू, यहाँ पर देखो इसके पास वीक फील्ड लिगेंड है, जो आयरन वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होता, आपको सिखाए थे कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 का 5 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जो 2 नंबर में आपको दिया है यहाँ पर FeCN के होल 6 -3 चार्ज, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फाइनली आपका निकलेगा 3, मतलब यहाँ भी आएगा आयरन पर +3 चार्ज। यहाँ से जब काम क्रिया करोगे तो यहाँ से देखो सभी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ देखो जो Cn- है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉनवा जो है यहाँ वाला इलेक्ट्रॉनवा उठ के ई डबल चल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनवा उठ के आपका ई डबल चल जाएगा, और फाइनली आपका जो है बन जाएगा इस तरह से। टोटल 5 गो था, 1 2 3 4, अरे यहाँ 5, तो उठ के चल गया, तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ n बराबर 1 निकल गया। पेयरिंग करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 निकल गया। तो देखो भैया यहाँ पर देखो ऊपर में जो है आयरन, जब वाटर हम लोग लिए थे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम था तो ये कम अट्रैक्ट करेगा। वही यहाँ पर लिख दिए कि इन FeH2O के होल 6 में 3 चार्ज में वाटर इज वीक फील्ड लिगेंड, वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो कॉम्प्लेक्स उसका हाई बनता है, ठीक है। हाउएवर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हेंस स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसलिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होगा। उसके साथ देखो दूसरा लिख दिए इन FeCN होल 6 में 3 चार्ज, इसमें भी देख लिया कि Cn- जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ठीक है, और जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक में वीकली अट्रैक्ट होगा। ऑटोमेटिक समझो कि तुमको हल्का सा भूख लगा है तो तुम खाने के लिए उतना नहीं परेशान रहोगे, लेकिन आपको पूरा भूख लगा है रटा के 5 दिन से भूखल हो, तो लगेगा कहीं खाना मिल जाए उसको धस देंगे हम, चबेबुन करेंगे ले जाएंगे, है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ समझो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 दिन का भूखा है, और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 दिन का भूखा है। कौन खाने के लिए ज्यादा मरेगा, कौन मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा अट्रैक्ट होगा खाने के लिए, कौन होगा, जिसके पास 5 गो है। इसीलिए लिख दिया इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड, इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, और इसके पास कम था इसलिए वीकली है, ठीक है। वही काम देखो डायग्राम छाप के सिखा दिए, जो नीचे भी सिखाए थे, देखो लास्ट में डायग्राम बना के यहाँ दिखा दिए कि
वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग आपका नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में देखो यहाँ पेयरिंग करवा दी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिख दिए होंगे डिटेल से तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 47 लास्ट है बस। यहाँ था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। देखो 5 नंबर ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपिन 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपिन। आपको बोले थे कि जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बबुआ तो आपको क्या करना था, आपको बताए थे कि पीछे से एंट्री मारना, कहना से एंट्री मारना पीछे से, चोर लखन। पहले देखना चोर घूरता था घर में, मम्मी पापा को अपना पूछना आज से कुछ साल पहले, पहले चोर घुसता था, मिट्टी का घर रहता था, सबके घर रहता था, किसी का मिट्टी का, यहाँ दरवाजा वरवाजा रहता था, मिट्टी का घर रहता था, ठीक है। अब चौरेन रतिया सूता था, पीछे से एक सब्बल ले आता था, यहाँ भूर करता था और पीछे से भूर करके यहाँ जाके बक्सा तक्सा एकदम सोना चांदी निकाल के लेके उड़ जाता था, भाग जाता था। उसी तरह से जब भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था तो बोले थे बाबू कि सबसे पहले देखना पीछे से घुसना, पिछले से एंट्री मारना। यहाँ देखना कि ये एन लिखल है तो यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखना, अगर ई एन ई लिखल है कार्बन कार्बन के बदले डबल बॉन्ड, और आपका वाई एन ई लिखल है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो सबसे पहले बोले थे कि जब भी लिखोगे आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहेगा पीछे से एंट्री मारना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पीछे से आप पीछे से एंट्री मारोगे। देखो यहाँ लिखल है ई एन ई, बोले थे इन आइन से पहले जो लिखल रहता है उसका चेन बना लेना, तो यहाँ लिखल है प्रोप, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है, 1 2 3 का चेन बना लिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसको बोला है प्रोपिन, ठीक है। उसके बाद बोला है 2 पर मिथाइल, तो 1 नंबर 2 नंबर पर मिथाइल था, 2 पर CH3 चिपका दिए और बोल दिया है कि 3 पर ब्रोमो, क्या बोल दिया है 3 पर ब्रोमो। तो देखो 1 2 3 3 पर चिपका दिए हम लोग Br ब्रोमो। अब क्या ई एन ई लगाया मतलब 1 नंबर में डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा दिए, कोई दिक्कत। अब हाइड्रोजन पूरा कर दो, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, ये 4 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन नहीं देंगे, 1 बॉन्ड बनाया 2 बॉन्ड तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। अब इसमें बोले थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि लंबा चेन चुनना है, क्या चुनना है लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन चुनना है तो लंबा चेन यहाँ से बन जाएगा टोटल, और इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। देखो तो यहाँ आपका लिख भी दिए, ठीक है ना, तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था मेटा, देखो एम का मतलब होता है मेट्रा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें बाबू क्वेश्चन में भी डाले थे, देखो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जब बेंजीन के मुड़िया पर COOH लगा देते थे इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब ये क्या बोलता है भैया, मेटा पर नाइट्रो चिपकाना, मेटा पर नाइट्रो ग्रुप, देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा, तो मेटा पर NO2 चिपका देंगे तो आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का देखो यहाँ आंसर बना दिए। तीसरा था 4 ब्रोमो एनिसोल, 4 ब्रोमो एनिसोल, एनिसोल किसको कहते हैं, जब बेंजीन के मुड़िया में OCH3 चिपकल रहता है, OCH3 तो एनिसोल कहते हैं। आप लोग को सिखा के भेजे थे कि भैया जब बेंजीन है और बेंजीन के मुड़िया में बेटा आपका यहाँ OCH3 चिपकल है तो इसको एनिसिल सॉरी एनिसोल बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है 4 पर ब्रोमो, तब 4 पर देखो जहां ये चिपका रहता है वहां बोलते हैं एक पोजीशन था, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ये बना, 4 नंबर पर ब्रोमो चिपकाना था Br, ठीक है। देखो फाइनली आपका जो आंसर है इस तरह से देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्लासरूम में भी ऑफलाइन में भी इसको लिखाए थे, आपका जब वो छोटा किताब दिए थे उसमें भी लिखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और बोलते थे ये क्वेश्चन में आएगा बाबू। यहाँ देखो लिखा है, देखो क्या बोले कि चोर लखन एंट्री पीछे से मारना, देखो यहाँ दे दिया है 3 क्लोरो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, बोले थे जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको चोर जैसा एंट्री करने से मारना है, पीछे से मारना है, और एन इन आइन खोजना है, क्या खोजना है एन इन आइन, देखो यहाँ ये एन यहाँ लिखल है, उसके आगे लिखल है पेंट, पेंट बने 5 का चेन बनेगा, तो 5 का चेन बनेगा 1 2 3 4 और 5, 5 का बनेगा। उसके बाद क्या बोला कि पेंटेनोइक एसिड है तो एक कार्बन को शुरू वाला को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। उसके बाद क्या बोला 4 पर फिनाइल, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पर फिनाइल यानी कि 4 नंबर पर आपको पीएच ग्रुप चिपकाना था यानी कि बेंजीन ग्रुप, और 3 पर क्लोरो, तो 1 2 3 3 पर क्लोरो, इस तरह से चिपका देना था। और आपको फाइनली क्या करना था हाइड्रोजन पूरा करना था, एक बॉन्ड बना लिया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया 1 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया 1 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन देंगे। तो इस तरह से फाइनली आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है, देखो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दी, ठीक है। तो बाबू यहाँ पीएच भी लिख सकते हो और पीएच की जगह में यहाँ देखो यहाँ बेंजीन छाप दिए फिनाइल ग्रुप, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड ये सिखाए थे आप लोग को, जब फिनोल का रिएक्शन हम लोग नाइट्रेशन करवाए थे, और ये बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जब फिनोल चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे कि जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन जो है यहाँ पर करवाते हैं कॉन्क CONC कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये तीनों पोजीशनवा पर जो है तीनों पोजीशनवा पर NO2 आके चिपक जाता है, NO2 NO2 और NO2, और फाइनली पिक्रिक एसिड बन जाता है। तो पिक्रिक एसिड का फार्मूला होता है ये,
ठीक है, फिनोल चैप्टर में इसको पढ़ाए थे। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखो देख लेना, प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो 2026, उसमें 8 मिनट का वीडियो था और ऊपर लिखा था 5 नंबर, और लास्ट में वीडियो में बोले थे कि इस वीडियो से आपका 7 नंबर या तो 10 नंबर भिड़ेगा, एकदम 9-10 नंबर डायरेक्ट एक ही वीडियो से आ गया। मात्र आपका जो था कितना मिनट का वीडियो था, 8 मिनट का, 10 नंबर दिला दिए, समझो। ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, यहाँ से इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना था। सेंड मेयर रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, ऑफलाइन में भी बताए थे बाबू, सेंड मेयर रिएक्शन या तो गेटरमैन रिएक्शन में एगो पक्का आएगा। देखो आ गया, सेंड मेयर रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंड मेयर रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं, किसके पास, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl के साथ, और या तो CuBr के साथ, तो इसमें क्लोरोब्रोमो बेंजीन बनता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखल है कि जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ CuCl HCl लोगे तो आपका क्लोरिक बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पास CuBr HBr लोगे तो आपका ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो सेंड मेयर रिएक्शन आपको पढ़ा लिए थे कि भैया जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ कॉपरस क्लोराइड CuCl और HCl या फिर CuBr, अगर आपको क्लोरो बेंजीन बनाना है तो CuCl HCl ले लो, और अगर आपको ब्रोमो बेंजीन बनाना है CuBr HBr ले लो, तो यही वहां लिख दिए हैं। ठीक है, कि CuBr HBr टू फॉर्म क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगला रिएक्शन था रीमन टीमन रिएक्शन, आप लोग को सिखा के भेजे थे, वीडियो में देख लेना कि रीमन टीमन रिएक्शन में जो है सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फिनोल लेते हैं, और फिनोल का रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ बनाते हैं, तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्स एक इंटरमीडिएट कंपाउंड इस तरह से बनता है। फिर से हम लोग इसमें NaOH लेते हैं, तो बाबू हम लोग का यहाँ ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में, और लास्ट में हम लोग यहाँ से एसिडिफाइड करवाते हैं तो अल्कोहल में बदल जाता है और सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। देखो यहाँ लिखल है कि जब हम लोग फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, व्हिच वन एसिडिक हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अल्कली प्रोड्यूस सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बनाना था, और ये आपको सिखाए भी थे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट से। उसके बाद अगला रिएक्शन था फिन-केल्स्टिन रिएक्शन। इसमें बोले थे कि भैया ये अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है, ये हेलो अल्केन हेलो एरिन से चैप्टर से आया है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले बोले थे कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यानी कि RX, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं किससे, हम लोग सोडियम आयोडाइड से NaI के साथ, तो ये RI मतलब अल्काइल आयोडाइड और NaX बन जाता है, इसी को बोलते हैं फिन-केल्स्टिन रिएक्शन। वही लिखल है व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल आयोडाइड बनता है, इसको फिन-केल्स्टिन रिएक्शन कहते हैं। और इसका रिएक्शन अगर बनाना चाहते हो तो इस तरह भी ले सकते हो, जैसे CH3 और Cl ले लिया प्लस यहाँ ले लिया NaI, और इसका रिएक्शन करवाओगे तो बताए थे कि बाबू शुरू वाला को प्लस मान लेना, पीछे वाला को माइनस, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलके बाहर निकल गया, ये फाइनली आपका बन गया NaCl प्लस। उसके बाद देखो ये जो प्लस था ये माइनस, ये दोनों आकर में चिपक गया, ये बन गया आपका CH3I। तो इस तरह से फिन-केल्स्टिन रिएक्शन बनाना था। तो आई होप आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अगर आप सोच लेना कि यार जैक बोर्ड में जो टीचर मैन कॉपियां चेक करता है वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। काफी बार क्या होता है कि जो लड़का कमजोर है, जो साल भर खाया पिया, गर्लफ्रेंड से बतियाया, हा ही आटी पार्टी बर्थडे उड्डे करके रहा, उसका नंबर ज्यादा आ जाता है। जो बचवा पढ़े गधा के जैसा मेहनत किया 1 साल, उसका नंबर कम आ जाता है लापरवाही की वजह से, कॉपियां चेक करने में लापरवाही करता है जिसकी वजह से। अगर आप अगर आपका भी कॉपी चेक करने में लापरवाही किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डंटा मोगरी लेके चल जाना है काउंसिल, और वहां कॉपी को रीचेक करवाना है और उसको बोलना है कि भैया हम सही लिखे थे, काहे नंबर कम आया, 2 साल हम मेहनत किए हैं, मेरे साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये काम बाबू करना है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो बाबू देखो देखो बॉस, देखो बॉस, तो आई होप कि आप लोग का जो परीक्षा है अच्छा गया होगा, गुड गया होगा, क्योंकि पूरा जो पढ़ाए थे सेम चीज आया। ठीक ना, तो कितना मार्क्स आपका आ रहा है कमेंट नीचे करना है कमेंट बिलो। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। और अगर कामयाब होना है जिंदगी में तो बेटा खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो, अपने सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। ठीक है, तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे, और पूरा जम के मेहनत करो। किस्मत पर सर पीटने से बेहतर है कि मेहनत का तूफान पैदा करो।
काफी सारा लड़कन जो है बैठ के खाली किस्मत किस्मत करके रहता है। ठीक है, तो किस्मत किस्मत आपको नहीं करना है, एकदम मेहनत की संख्या बढ़ा देना। बोल लो कि यार भगवान तू हाथ दिया गोड़ दिया, कोई स्किल सीख लेंगे, कोई काम सीख लेंगे, है ना, और पूरा फाड़ के रख देंगे। देखो बाबू, एग्जाम जो है आपके लाइफ में क्रिकेट की बॉल की तरह होती है। एग्जाम में कम अगर आप लिखे होंगे, कम नंबर आ गया तो आपको हताश परेशान नहीं होना है। एग्जाम जो होता है जिंदगी में क्रिकेट की बॉल की तरह होती है। एग्जाम आपके लाइफ में आते जाते रहेगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल लेते जेते रहता है। अगर एक बॉल मिस हो गया तो क्या दिक्कत हुआ? आप मन में सोचते जाते हैं कि यार एक गेंदवा ठीक है भैया नहीं मार पाए, आबरी आएगा एकदम बैटा उठा के मारेंगे, बाउंड्री के बाहर भेज देंगे एकदम 4 रन 6 रन के लिए। उसी तरह से सोच लो कि इस एग्जाम में कम आ गया नंबर तो क्या दिक्कत है? अगर ज्यादा नंबर आ गया, आप ज्यादा मेहनत किए हो तो बहुत अच्छी बात है। कम नंबर आ गया तो आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और ज्यादा अपने आप को कमजोर फील नहीं करना है। ठीक है, सोच लो कि कम मेहनत किए थे, कम नंबर आया, लेकिन अगला एग्जाम जिस तरह से अगला बॉल आता है क्रिकेट खेलने के साथ में, उसी तरह से सोच लो कि अगला बॉल यानी कि अगला एग्जाम आएगा तो इतना प्रिपरेशन करेंगे, इतना तैयारी करेंगे कि आने वाला एग्जाम को फाड़ के रख देंगे। ये एटीट्यूड आपको बनाना है। ठीक है, तो बाबू ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और 11 क्लास का जो स्टूडेंट होगा चैनल पर बुला लेना थोड़ा। ठीक है, और इफ यू वांट टू विजिट मी देन यू कैन विजिट। ठीक।